देखिए, राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव जीतना नहीं होता। ये लोगों की उम्मीदों की कहानी है, उनकी रोजमर्रा की जरूरतों की कहानी है और कभी-कभी तो दशकों के भरोसे की कहानी है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं। हम भारत के एक विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक ताकत की तह तक जाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक मजबूत राजनीतिक किला बनता कैसे है और सालों साल वो अपनी पकड़ बनाए कैसे रखता है। तो हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सागर जिले की रेहली विधानसभा सीट की। अब देखने में तो ये भारत की हजारों सीटों में से एक ही लगती है, लेकिन अगर आप राजनीतिक विश्लेषण के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत ही खास केस स्टडी है। एक ऐसा इलाका जहां चुनावी पैटर्न और राजनीतिक वफादारी दशकों से टस से मस नहीं हुई है। चलिए इस किले की दीवारों के अंदर झांक कर देखते हैं। चलिए सबसे पहले आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि आंकड़े वो सीधी बात करते हैं, उनमें कोई भावना नहीं होती। 2023 के विधानसभा चुनाव में यहाँ के जो मौजूदा विधायक थे उन्हें 67% से भी ज्यादा वोट मिले। अब ये सिर्फ एक जीत का आंकड़ा नहीं है, लोकतंत्र में इसे एक तरफा और जबरदस्त जनादेश कहा जाता है। और उसी चुनाव में जो उनके सबसे करीबी उम्मीदवार थे उन्हें 30% से भी कम वोट मिले। जरा इन दोनों नंबरों के बीच का फासला देखिए, लगभग 37% का। यही वो फासला है, यही वो विशाल अंतर है जो हमें सवाल पूछने पर मजबूर कर देता है कि आखिर ऐसी जीत के पीछे की वजह क्या है। तो हमारे सामने दो बहुत बुनियादी सवाल खड़े होते हैं। पहला, इतना मजबूत, इतना अभेद्य राजनीतिक किला आखिर बनता कैसे है? इसकी नींव में क्या है? विकास के काम, उम्मीदवार का व्यक्तित्व या फिर पार्टी का एक मजबूत संगठन? और दूसरा, क्या कोई ऐसी रणनीति, कोई ऐसा ब्लूप्रिंट हो सकता है जो ऐसे किले को चुनौती दे सके? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो पहले हिस्से में हम 2023 के नतीजों का और गहराई से विश्लेषण करेंगे ताकि इस किले की ताकत को ठीक से समझा जा सके। इस किले के किलेदार हैं गोपाल भार्गव। वो 1993 से लगातार बिना एक भी चुनाव हारे इस सीट से जीतते आ रहे हैं। सोचिए, पूरे 3 दशक। इसका मतलब है कि एक पूरी की पूरी पीढ़ी ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर किसी और को देखा ही नहीं है। ये एक असाधारण राजनीतिक स्थिरता है जो आजकल बहुत कम देखने को मिलती है। अब अगर हम 2018 और 2023 के नतीजों को आमने सामने रखकर देखें तो एक बड़ी दिलचस्प बात निकल कर आती है। दोनों चुनावों में वोटिंग परसेंट लगभग बराबर था, यानी लोग वोट डालने निकले थे, लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर बुरी तरह गिर गया। इसका मतलब साफ है, ये वोटरों की नाराजगी या उदासीनता नहीं थी, ये क्लियर वोट स्विंग था, जहां वोट एक पार्टी से खिसक कर दूसरी पार्टी की तरफ चले गए। बात सिर्फ प्रतिशत की नहीं है, असल कहानी तो वोटों की गिनती में छिपी है। 2023 में जीत का अंतर था 72,800 वोटों का। ये बहुत बड़ी संख्या है जो ये साफ दिखाती है कि सामने वाले उम्मीदवार की हार कितनी बड़ी थी। ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, ये एक जमीनी लहर थी। मगर देखिए, कोई भी किला कितना ही मजबूत क्यों न हो, उसकी दीवारों में कहीं न कहीं कुछ दरारें तो होती ही हैं। राजनीति में हम इन दरारों को फ्रिक्शंस या रुकावटें कहते हैं। ये वो जमीनी मुद्दे होते हैं, वो शिकायतें होती हैं जिनका सामना लोग अपनी रोज की जिंदगी में करते हैं, और यहीं पर विपक्ष के लिए एक मौका बनता है। और रेहली में जमीन पर उतरने पर 5 बड़ी समस्याएं साफ नजर आती थीं। पानी और सिंचाई की कमी, गांवों को जोड़ने वाली टूटी फूटी सड़कें, नौजवानों के लिए बेरोजगारी, अच्छी सेहत और शिक्षा की सुविधाओं का अभाव और बिजली की आंख मचौली। ये सिर्फ नारे नहीं हैं, ये वो चीजें हैं जो लोगों की जिंदगी और उनकी रोजी रोटी पर सीधा असर डालती हैं। जमीन पर लोगों की आवाज कुछ ऐसी थी। ये एक आवाज दशकों की निराशा और अधूरे वादों को बयान करती है। जब विकास की धारा कुछ लोगों तक पहुंचती है और कुछ तक नहीं, तो इस तरह का असंतोष पैदा होता है, और ये दिखाता है कि बदलाव की एक उम्मीद जमीन पर मौजूद थी। तो सवाल ये है कि अगर जमीन पर इतने मुद्दे थे, इतनी शिकायतें थी, तो फिर चुनौती देने वाला अभियान नाकाम क्यों हो गया? अब हम उसी अभियान का एक रणनीतिक विश्लेषण करेंगे, ये समझने के लिए कि कौन से मौके हाथ से निकल गए और कहाँ ढांचे में ही कमजोरियां थीं। किसी भी रणनीति को परखने का एक तरीका होता है स्वॉट एनालिसिस, यानी ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरा। इस अभियान की ताकत थी एक नया और युवा चेहरा, पर सबसे बड़ी कमजोरी थी जमीन पर एक मजबूत कार्यकर्ता टीम का न होना। मौका था सत्ता के खिलाफ माहौल को भुनाने का, लेकिन सबसे बड़ा खतरा था बीजेपी की गहरी और मजबूत चुनावी मशीनरी।
अगर हम बाहरी माहौल को देखें तो राजनीतिक और सामाजिक तौर पर माहौल काफी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन एक जगह मौका था, वो था टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जो शायद ठीक से नहीं हो पाया। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी सिर्फ कोई टूल नहीं है, बल्कि ज़मीन पर लोगों से जुड़ने का एक बहुत ताकतवर जरिया है। एक तरफ थी इंजीनियर ज्योति पटेल, एक नया चेहरा, पढ़ी लिखी एक सिविल इंजीनियर। ये उनकी ताकत थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उनकी स्थानीय पहचान उतनी मजबूत नहीं थी और उनका मुकाबला एक ऐसे दिग्गज नेता से था जो उस क्षेत्र की राजनीति में पिछले 30 सालों से सक्रिय था। तो अब तक हमने समस्या को समझा, अब बात करते हैं समाधान की। किसी भी राजनीतिक किले को अगर चुनौती देनी है तो उसके लिए एक डिसिप्लिन्ड, डेटा पर आधारित और लंबी सोच वाली योजना की जरूरत होती है। यहाँ एक ऐसी ही 90 दिन की वापसी की रणनीति का ब्लूप्रिंट है। इस ब्लूप्रिंट को 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। चुनाव से 90 दिन पहले जमीन पर गहन सर्वे और घर घर जाकर लोगों से मिलना। फिर 60 दिन पहले स्थानीय मुद्दों को उठाकर एक कहानी, एक नैरेटिव बनाना। और आखिरी के 10 दिनों में सिर्फ एक ही काम पर फोकस करना, अपने समर्थकों को किसी भी तरह वोटिंग बूथ तक पहुंचाना। और इस रणनीति का एक बहुत जरूरी हिस्सा है आज की टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। जैसे हर गांव और मोहल्ले के लेवल पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, ताकि सही जानकारी बिना किसी मिलावट के सीधे लोगों तक पहुंचे। इंस्टाग्राम रील्स जैसे नए तरीकों से स्थानीय समस्याओं को उठाना और सोशल मीडिया पर जो अफवाहें और झूठ फैलाया जाता है उसका मुकाबला करने के लिए एक फैक्ट चेकिंग टीम बनाना। देखिए, ये जो नए नए तरीके हैं लोगों तक पहुंचने के, ये सिर्फ चुनाव के लिए नहीं है। हमें ये हमेशा याद रखना होगा कि एक स्वस्थ लोकतंत्र की नींव ही एक जिम्मेदार और सूचित संवाद पर टिकी होती है। इसका मकसद ये पक्का करना है कि हर नागरिक की आवाज, चाहे वो व्हाट्सएप पर हो या एक जनसभा में, पूरे मान और सम्मान के साथ सुनी जाए। चलिए, अब इस पूरी बातचीत को हम अंतिम पड़ाव पर ले चलते हैं। चुनाव जीतना एक पड़ाव होता है, मंजिल नहीं। असली काम तो उस जनादेश को जमीन पर शासन में बदलने का होता है। राजनीति का आखिरी मकसद सत्ता पाना नहीं, बल्कि लोगों की सेवा करना है। इस पूरे विश्लेषण का जो निचोड़ है उसे एक शब्द में कह सकते हैं, पॉलिटिकल एंट्रेंचमेंट, यानी राजनीतिक पकड़। ये वो हालत होती है जब कोई नेता या पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रहकर अपने मजबूत संगठन और स्थानीय मुद्दों पर संदेशों के जरिए एक ऐसा चुनावी फायदा बना लेती है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल लगने लगता है। ये सिर्फ एक इंसान की जीत नहीं होती, एक पूरे सिस्टम की जीत होती है। और आखिर में बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है। एक कामयाब चुनावी अभियान और एक अच्छी सरकार, दोनों की बुनियाद एक ही होती है, लोगों की असली समस्याओं को हल करने की सच्ची नीयत। स्थानीय मुद्दों को सुलझाना सिर्फ जीत का रास्ता नहीं, बल्कि एक चुने हुए नेता का सबसे पहला फर्ज है। और हाँ, आज के दौर में जब हम लोगों से डिजिटल तरीकों से जुड़ रहे हैं, तो एक बात का खास ध्यान रखना बेहद जरूरी है। हर वोटर की निजता का सम्मान, उनकी सहमति के बिना उनसे संपर्क न करना, ये सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि अब ये भारत के डेटा संरक्षण कानून का भी एक अहम हिस्सा बन चुका है। तो आखिर में हम एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। क्या डेटा, जमीनी संगठन और स्थानीय शिकायतों पर टिकी एक अनुशासित रणनीति वाकई में 30 साल पुराने किसी राजनीतिक किले को गिराने के लिए काफी हो सकती है? ये सवाल सिर्फ रैली का नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र के भविष्य से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है।